नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। हमारे खास कार्यक्रम मातृभूमि में आपका स्वागत है। आज हम आपको पीएफआई की इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं। ये स्टोरी खुफिया एजेंसियों के अधिकारी आपको खुद बताएंगे। पिछले 2 दिन से ये सवाल फिर उठा हुआ है कि क्या पीएफआई पर बैन लगेगा। इसका जवाब हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में मिल जाए। एनआईए की छापेमारी के विरोध में पीएफआई ने आज केरल में बंद बुलाया है, लेकिन बंद के दौरान केरल के अलग अलग शहरों में पीएफआई की तोड़फोड़ की खबरें लगातार आ रही हैं और तमिलनाडु में भी पीएफआई के उत्पात की खबरें हैं। केरल तो कई जगहों से हिंसक झड़प की भी खबर सामने आई है। प्रदर्शनकारियों ने कोच्चि में बस में तोड़फोड़ की है। सवाल यह है कि इस हिंसा में क्या मिलेगा, इस हिंसा से क्या मिलेगा। एक बार जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाए। एनआईए की रेड के विरोध में पीएफआई ने केरल में बंद बुलाया। कोझिकोड, कोट्टयम, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम में सड़कें सुनसान हैं और बाजार बंद दिखे। कोच्चि से तोड़फोड़ की खबर भी सामने आई। केरल बंद को लेकर पीएफआई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। एनआईए की कार्रवाई के विरोधी नारेबाजी, इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। पीएफआई की सच्चाई जानने के लिए चलिए हम आपको ग्राउंड पर ले चलेंगे, लेकिन हम आपको उससे पहले बता दें, पीएफआई की सच्चाई जानने के लिए हमने देश के टॉप खुफिया अधिकारियों से बात भी की है। वो पीएफआई की शुरुआत से लेकर अब तक उनकी हर गतिविधि के बारे में एक एक डिटेल जानते हैं। उन्होंने मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय से बातचीत करते हुए कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सीधा चलते हैं प्रणय उपाध्याय के पास। और इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान आज जुड़े हैं, जिसमें ईडी के पूर्व निदेशक करनैल सिंह हैं, साथ ही दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव हैं, साथ ही देश की बाहरी सुरक्षा के लिए जांच एजेंसी जो महत्वपूर्ण है रॉ, उसके पूर्व अधिकारी एनके सूद हमारे साथ हैं, साथ ही हैदराबाद के पूर्व डीजीपी हैदराबाद से टी कृष्णा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का एबीपी न्यूज की इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा करनैल सिंह जी, जिस तरीके से ईडी के निदेशक के तौर पर आपने पीएफआई के खिलाफ जांच शुरू की थी, क्या यह माना जाए कि अब सरकार इन तमाम सबूतों को जुटाकर इस छापेमारी की बड़ी कार्रवाई के बाद पीएफआई पर बैन लगाने जा रही है? कि जिस तरह से पीएफआई की एक्टिविटीज बढ़ रही थी पिछले कुछ सालों में, और इसके फाइनेंसेस भी एक्सटॉर्शन से आ रहे थे, फॉरेन कंट्री से भी आ रहे थे, और एविडेंसेस ये भी आ रहे हैं कि ये रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, और इनके लिंक्स जो हैं बाहर की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी हैं। तो सर्टेनली प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन को शेड्यूल 1 में डालने की जरूरत है, और मेरे विचार से सरकार इनको इस शेड्यूल में डालेगी ताकि इसको बैन किया जा सके, इनकी फंडिंग को रोका जा सके, और इनकी फर्दर जो एक्सरसाइज है, क्योंकि बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है, और अगर देश में जो है इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है तो उसको कंट्रोल करना सेंट्रल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए सर्टेनली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस पर बैन लगाएगी। करनैल सर, जिस तरीके से पहले भी ये सवाल तो कोई पहली बार उठे नहीं हैं, आपको ध्यान होगा कि झारखंड के अंदर बैन लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट से वो बैन हट गया। इसके अलावा 2012 में केरल पुलिस ने कहा था कि ये सिमी का ही दूसरा रूप है, लेकिन उसके बावजूद ये प्रतिबंध की कार्रवाई नहीं हुई थी। तो अब आप ऐसा कैसे मान सकते हैं कि प्रतिबंध जो है ये लग जाएगा और कोर्ट से अप्रूव भी हो जाएगा? देखिए, जैसे इंस्टेंसेस आ रहे हैं, आसाम में जो पीएफआई है वो बांग्लादेश के एक एसोसिएशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अंसारुल्लाह ग्रुप जो है, और जो अलकायदा से कनेक्टेड है, उसके सबूत मिले हैं हमारी एजेंसीज को। इसी तरह से ये भी सबूत मिले हैं कि ये लोग रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, आर्म्स की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं लोगों को। तो इस चीज को देखते हुए जो जिस तरह से हमारी एजेंसीज ने और पुलिस ने एक्शन लिया है, सीबीआई ने, ईडी ने और स्टेट पुलिस ने 22 सितंबर को, वो सडनली इंडिकेट करता है कि और एविडेंसेस मिले हैं इन एजेंसीज को, और इस पे एक्शन लेने की जरूरत है जो सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे विचार से लेगी। जी, मैं रुक करना चाहूंगा। एसएन श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव साहब, दिल्ली पुलिस की कमान आपने संभाली, पीएफआई का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में के शाहीन बाग ओखला इलाके में इसके कई दफ्तर हैं,
तो इतने समय तक किस चीज का इंतजार करती रही दिल्ली पुलिस, क्योंकि इस दौरान कई घटनाएं हुई दिल्ली में, सीए एनआरसी के हिंसक प्रदर्शन से लेकर जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे, उन तमाम घटनाओं के अंदर पीएफआई की भूमिका सामने आई थी। जी हाँ, जैसा कि आपने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उस दंगे के इन्वेस्टिगेशन में हमने एक केस रजिस्टर किया था जिसमें इसके पीछे किनका हाथ है, फंडिंग कहाँ से हुई है। तो उसमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया और ये पाया कि इसमें पीएफआई का हाथ है। और हमने ये भी पाया इन्वेस्टिगेशन में कि उन सभी जगहों पे जहाँ पे राइट्स हुए थे, वहाँ पे पीएफआई लगातार वहाँ पे मौजूद रही और जिस दिन राइट्स शुरू हो गए उस समय वहाँ से वो हट गए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पीएफआई हमेशा बैकग्राउंड में रह करके और जब भी मौका मिलता है वो राइट्स ऑर्गेनाइज करना और जैसा आपने कहा है कि रेडिकलाइजेशन कराना, वो इसका काम है। फंडिंग भी इस प्रकार से करती है ताकि इसकी कहीं फुटप्रिंट न मिले। इसकी हमेशा से कोशिश रही है कि जो ये सदर्न इंडिया में जहाँ पे इनकी पैठ थी, सिमी के खिलाफ जब एक्शन हुई और वो कमज़ोर पड़ गया, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इसमें काफ़ी काम किया, इंडियन मुजाहिदीन को सफाया किया गया। उसके बाद इन्होंने अपनी जो ऑपरेशन है नॉर्थ इंडिया में भी करना शुरू किया और ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का ही परिणाम है कि हमने इसको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो राइट्स हुई थी उसमें भी इनकी शमूलियत पाई। और ये इनका इन्वेस्टिगेशन जब मैं था तो ये इन्वेस्टिगेशन इनके खिलाफ चल रहा था। मैं प्रेजेंट नहीं बता पाऊँगा, वो आप कंसर्न से इसके बारे में जानकारी लीजिए, लेकिन इनकी शमूलियत पाई गई थी। श्रीवास्तव साहब, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी जांच चली, जिस तरीके से कार्रवाई हुई, बाकायदा ये कई बार कहा जाता रहा कि पीएफआई एक लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, इसके बहुत सारे अलग अलग छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया हो, एसडीपीआई हो, बहुत सारे संगठन हो इससे जुड़े हुए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सभी संगठनों पर कार्रवाई हो तब तो प्रभावी होगी, वरना तो ये लोग अलग अलग संगठनों में चले जाते हैं, वही चेहरे हैं, वही घूम फिर के नाम आते हैं सामने। शायद इसी चीज़ पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एनआईए जो सर्चेस किया है और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमें भी खबर मिली कि मोर देन 100 प्लेसेस पे सर्च किया गया और बहुत सारे इस पे डॉक्यूमेंट्स मिले, बहुत सारे सबूतें मिली हैं एंड मोर देन 100 पर्सनस को अरेस्ट भी किया गया है। शायद ये इसी दिशा में काम करते हुए ये किया गया है। जी, निश्चित रूप से सरकार की कोशिश होगी कि पूरे पुख्ता इंतजामों के साथ में फुल प्रूफ जो तैयारी हैं उसके साथ ही कोर्ट के सामने जाया जाए जब बैन की प्रक्रिया आगे बढ़े तो। लेकिन मैं रुक करना चाहूंगा, इनके सूद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूद साहब, आप तो रॉ के पूर्व अधिकारी रहे हैं, जिस तरीके से एक्सटर्नल फंडिंग के भी सवाल उठते रहे पीएफआई को लेकर, आईएसएफ इंडियन सोशल फोरम का नाम कई बार आया, जो बहरीन, कतर, कई जो गल्फ के इलाके हैं वहां पर सक्रिय है, वहां से फंडिंग आई। लेकिन ये जो टेरर फाइनेंसिंग है, टेरर फंडिंग है, कैसे ये पीएफआई तक पहुंचती रही और क्या ये मुकम्मल हो पाएगा कि ये रसद जो है ये काटी जा सके? बिल्कुल, देखिए जिस टाइप से अभी रेड्स हुई है, ये पूरा सारा का सारा इन्होंने इसका पूरा इंतजाम किया है और इनको सब कुछ पता चल गया है कहां से क्या आता है। अब देखो उनको फंडिंग कहां से होती है। इन्होंने बहुत सी अपनी एनजीओ बनाई हैं पीएफआई ने, उसके अंदर वुमेन की एनजीओ है, फलानी एनजीओ है, और ऐसा शो किया है ये वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। और इनके 12 यूनिट्स बैठे हैं बाहर के कंट्रियों में, कुछ गल्फ में है, कुछ यूरोप के अंदर है। वहां से छोटा छोटा फंड आता है, उसके साथ इनको टर्की पूरा सपोर्ट करता है। यहाँ से लड़के लड़कियां टर्की में जाया करते थे एजुकेशन के नाम पे, वहाँ जाके उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था और उसके बाद यहाँ पे भेजे जाते थे। और टर्की का एक पर्पस है, वो जो पैसे भेजते हैं वो भी एक एनजीओ के थ्रू भेजते हैं। तीसरा, इनको जो पैसा आता है, जो गवर्नमेंट के पास न्यूज़ है, आपने सुना होगा कि 2020 में एक केस हुआ था जिसके अंदर कम से कम मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ये एक सोचा समझा एक्सटर्नल डिजाइन है? देखिए, डिजाइन बेसिकली डिजाइन तो है, डिजाइन इसके अंदर जो बेसिक सपोर्ट आ रही है वो टर्की का डिजाइन है। पाकिस्तान साथ में इन्वॉल्व होता है तो टर्की इसमें पूरा इन्वॉल्व है। अगर टर्की इनको यहाँ बुला के ट्रेनिंग देता है, इसको आईएसआई से मिलाता है। एक देखिए, जब यहाँ पे पीक होया
और साथ में मिस्टर रहमान, ये दोनों गए थे टर्की में अक्टूबर 2018 में। उनकी वहाँ मीटिंग हुई थी IHH के साथ, जो एक उनकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और मीटिंग अरेंज कराई थी टर्की की इंटेलिजेंस MDI ने। और इनको जो टर्की है वो उसके कनेक्शन IHH के कनेक्शन है अलकायदा के साथ और ISIS के साथ। और तभी आपने देखा होगा काबुल में एक गुरुद्वारे के ऊपर अटैक हुआ था, उसमें केरला का लड़का था। तो ये सारा काम कर रहे हैं केरला से। केरला इनका मेन हब बना हुआ है। लक्षद्वीप के अंदर बहुत से स्मगलिंग होती थी, ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, और वो जो है वहाँ से स्मगलिंग होकर के कुछ सामान आता है केरला के अंदर, या बाकी आप समझिए सदर स्टेट के अंदर। एक वो था। फिर इसके अंदर ये भी डाउट है कि चाइना इन्वॉल्व है। चाइना जो भी इंडिया के अंदर काम होता है उसमें आज चाइना इन्वॉल्व है, चाहे फार्मर्स की एजिटेशन हो, चाइना फंडिंग करता है। चाहे आपके नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट्स हैं, चाइना इवन कश्मीर में इन्वॉल्व हो रहा है। अल फरहान एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रेस कर रहा है, क्योंकि बाकी तो पाकिस्तान पे उसने छोड़ा हुआ है। चाइना, अब देखिए एक और बात है कि मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर बॉलीवुड की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। आप देखिए बॉलीवुड की पिक्चरें, इंडिया में पिक्चर चले ना चले बॉलीवुड में चलती हैं। एक पिक्चर आई थी आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार, इंडिया में शायद 50 करोड़ कमाए उसने और चाइना में 750 करोड़। तो ये चाइना इतना क्यों इंटरेस्टेड है इंडियन फिल्म्स के अंदर, और स्पेशली आमिर खान की फिल्मों के अंदर। और आमिर खान जाते हैं आपके टर्की जी, टर्की में उनके एर्डोगन से मिलते हैं, जो जिनके बारे में पता है कि उनके ISIS से लिंक है। उनका लड़का जो है बड़ा वाला, वो टोटल ISIS लिंक्ड है, उनके थ्रू पेट्रोल की स्मगलिंग ये सारे काम करते हैं। तो ये जो सारा का सारा नेटवर्क है फंड कलेक्ट करने का मैं सोचता हूँ इसमें टर्की नंबर 1 पे है, पाकिस्तान नंबर 2 पे है, उसके बाद आपका चाइना है। तो ये जो एंटी इंडिया बहुत सारे सवाल हैं सूद साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस मामले में जिस तरीके से दक्षिण भारत के अंदर PFI की सक्रियता सामने आई है, टी कृष्णा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा सर, दक्षिण भारत के अंदर PFI ने गढ़ अपना इतनी आसानी से और इतना बड़ा क्यों बना लिया? क्योंकि जो कार्रवाई हुई है NIA की, ED की, उसमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां दक्षिण भारत के राज्यों से हुई हैं, चाहे तेलंगाना हो, आंध्र हो, कर्नाटक हो या केरल हो। ये हमको ये समझना है कि देखिए, आप जैसे जो सिमी स्टार्ट हुआ है यूपी में स्टार्ट हुआ है, उसके बाद में एक्टिविटीज को देखे, एविडेंस को देखे सिमी को बैन किया गया था। उसके बाद में जो है केरला गवर्नमेंट ही खुद ही हाईकोर्ट में एफिडेविट सबमिट किया था कि जो सिमी के बाद में अभी हम जिस PFI की चर्चा कर रहे हैं, PFI जो केरला में स्टार्ट हुआ है, जो वहां का रैंक एंड कार्डर सिमी से बहुत लोग आके PFI में मौजूद आ गए। इसका मतलब यह है कि इट इज अ री इनकारनेशन, रीसरेक्शन ऑफ सिमी। वही जो है नया अवतार है यहाँ पे, तो साउथ में आया है। हमने भी बहुत एकदम अचानक हम सब लोग सरप्राइज ये हो गए थे कि बक्तल से, जो कर्नाटक से बक्तल है, वहां से बड़े बड़े टेररिस्ट आए हैं। देखिए बात यह है कि दिस इज भारत देश का इंटरनल सिक्योरिटी की बात। कुछ भी हो, इंटरनल सिक्योरिटी से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्लान्ड और डिजाइन के साथ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस लगा के हमारे यूथ को, चाहे कहीं भी हो यूथ, हमारे यूथ को भड़का के जो है हमारे ही देश के ऊपर हम उनको छोड़ रहे हैं, तो वी कैन नॉट कीप क्वाइट। अभी आप देखिए NIA को हमको अप्रिशिएट करना है, इस बात की ये अप्रिशिएट करना है कि मोर देन 100 लोकेशंस में इनका रेड हुआ है, और अकेले नहीं किए, ट्रांसपेरेंसी के लिए ED के साथ भी किए, क्योंकि इसलिए है कि देयर इज अ फंडिंग इन्वॉल्व जी। और अगर चाहते हैं तो 100 लोकेशंस में जब रेड होता है तो एक एक जगह से 10-10 लोग, 20-20 लोग भी अरेस्ट कर सकते हैं जी। इतना रिस्ट्रेंट के साथ काम किया है। वी शुड रेस्पेक्ट एंड सैल्यूट NIA। इतना रिस्पेक्ट के साथ किया काम किया है। सिर्फ 102 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। अभी एविडेंस कलेक्ट, बहुत कुछ एविडेंस आ गया, अभी तो कोर्ट में दाखिल करने वाले हैं, कोर्ट में पता चलेगा क्या एविडेंस है। सो व्हाट एवर इट इज एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन। वी शुड ऑल स्टैंड। लेकिन कृष्ण सर, आप इस चीज की आप इस चीज का समर्थन करते हैं कि PFI पे कंप्लीट बैन लगना चाहिए? यस, अभी तो जो एविडेंस जो है अभी जो कोर्ट में शामिल कर रहे हैं, उसके बाद में पता चल जाएगा कितना गहरा है ये पूरा। मैं लौटूंगा सर आपके पास। मैं कर्नल सर से एक कमेंट मैं चाहूंगा। कर्नल सर, जिस तरीके से श्रीवास्तव सर भी कह रहे थे, जिस तरीके से कृष्णा सर ने कहा कि इस पूरे मामले के अंदर ये बार बार सामने आया कि सिमी ही रूप बदलकर PFI के तौर पर खड़ा हो गया।
अब आगे जो हमारी जांच एजेंसियां हैं या गृह मंत्रालय हैं, ये कैसे मुकम्मल करेगा, कैसे ये फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे कि अब एक नया रीइंकार्नेशन न पैदा हो पाए? जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या डिसिपेटिव जो फोर्सेस हैं, वो कोशिश करती है कि मॉर्फ करें अपने को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और ये इसको रोकने के लिए सफिशिएंट एविडेंसेस मिल जाते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को, वो वर्क करेंगी हार्ड, और अगर ये मॉर्फ करती है किसी और नई ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको भी पकड़ेंगे। और उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि इनकी जो फंडिंग है, उनके जो फाइनेंसेस हैं, अगर हम उनको कंट्रोल कर पाएं, उनको सीज कर पाएं, तो ये इनको मॉर्फ करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एनआईए मिलकर इनके फंड्स को अब अटैच करेंगी, सीज करेंगी, और इनकी जो फॉरेन कंट्री से टेरर फाइनेंसिंग आ रही है उसको रोकेंगी। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन मसूद सर, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा कि ये जो मिशन 2047 जो फुलवारी शरीफ में भी सामने आया और उसके पहले भी ओएमएस सलेम की भूमिका इसको लेकर सामने आई, इसको लेकर क्या कोई ग्रैंड प्लान है जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, ये जो पीएफआई का पूरा आइडिया था? देखिए, बिल्कुल ये बेसिकली वही है, गजवे हिंद वाली बात कर लीजिए, या जो इनका 2047 का जो प्लान है, इसके अंदर ये बेसिकली इंडिया को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और ये तो आप शुक्र मानिए कि यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, और नहीं तो लगता मुझे सारा सक्सेस हो जाता, सारा किसी को पता ही नहीं चलता। और इसी टाइम पे हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं, चाहे आप किसी को भी लगा लीजिए। मैं एक बात कहूंगा, हमारी कंट्री में 2 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं, एक इंदिरा गांधी, एक मोदी, जो एक पॉजिटिव पूरा इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। नहीं तो बहुत से तो प्राइम मिनिस्टर ऐसे थे जो सोए रहते थे। मैं आपको बड़ी एग्जांपल भी दे सकता हूं इस पर, अगर आपको जरूरत पड़े तो। अगर इंडिया के खिलाफ कोई काम होता था, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, उनको कोई मतलब नहीं था, उनको इंटेलिजेंस से कोई मतलब नहीं था। और आज हमारी इंदिरा गांधी थी जिसने रॉक क्रिएट किया, और आज पीएम मोदी जो उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उनसे काम ले रहे हैं। और अगर कोई कंट्री के प्राइम मिनिस्टर वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को हेल्प देंगे या उनको उनकी सुनेंगे, मानेंगे, तो बड़ा हेल्प होगा। हमारी जो आर्मी लगा लीजिए, पुलिस लगा लीजिए जी, इनके कान इतने मजबूत नहीं होते। इनको इंफॉर्मेशन चाहिए इंटेलिजेंस से, इनके अपने इंटेलिजेंस के यूनिट्स हैं, छोटे छोटे यूनिट हैं, वो इतने इफेक्टिव नहीं है। और स्पेशली रॉ इफेक्टिव है, इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आईबी की आती है। इन्होंने तीसरा एनटीआरओ रेस कर दिया, और बड़ी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है। एनटीआरओ भी इस चीज में बहुत काम कर रही है, और इसको मेरे ख्याल में 2001 के आसपास, 2002 के आसपास स्वाभाविक रूप से सर, सूद सर मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से ये तमाम एजेंसियों की एक कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई हुई है, इससे एक बड़े खतरे को टालने और इसे न्यूट्रलाइज करने में मदद मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पे इस बातचीत में शामिल होने के लिए, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी मैदान में हर साल होने वाली दशहरा रैली को लेकर इस बार शिंदे गुट को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिंदे गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत नहीं दी है। दरअसल उद्धव गुट की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दशहरा मिलन रैली की इजाजत मांगी गई थी। इसी याचिका के विरोध में शिंदे गुट की तरफ से दादर के विधायक सदा सनवरकर भी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे थे। खुद को असली शिवसेना बताया, लेकिन शिवाजी मैदान में दशहरा रैली की इजाजत उन्हें नहीं मिली है। हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुट गए हैं। जितेंद्र, बड़ा सवाल ये कि अब रैली करेगा कौन? क्या उद्धव ठाकरे की याचिका को मंजूरी मिल जाएगी? देखिए, अब से कुछ देर में ही ये सस्पेंस साफ हो जाएगा कि क्या उद्धव ठाकरे को अब ये मौका मिलेगा शिवाजी पार्क में रैली करने का, क्योंकि एकनाथ शिंदे के गुट ने जो अर्जी दी थी उसे तो खारिज कर दिया गया है। एक इंटरवेंशन पिटीशन फाइल की गई थी एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में। दरअसल सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की उद्धव ठाकरे गुट ने, ये कहते हुए कि उन्हें शिवाजी पार्क में पारंपरिक दशहरा रैली करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि बीएमसी काफी लंबा वक्त ले रही थी इस मामले में अपना फैसला करने के लिए। इसके बाद बीएमसी ने अपना पक्ष रखा और लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया कि अगर दोनों परस्पर विरोधी गुटों को अगर वहां पर, चूंकि उन्होंने दोनों ने मांग की है और ऐसे में किसी एक गुट को अगर वहां पर इजाजत दी जाती है तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, हिंसा हो सकती है, और इसके लिए मुंबई पुलिस की रिपोर्ट को आधार बनाया गया था। और ऐसे में किसी को भी अनुमति न दी जाए, ये मुंबई महानगर पालिका का कहना था। तो वो सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। जब ऑर्डर डिक्टेट किया जा रहा था उस दौरान एकनाथ शिंदे
शिंदे गुट की तरफ से सदा सरवणकर जो विधायक हैं उन्होंने याचिका दायर की थी कि उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए वहां पर रैली करने का, लेकिन उस याचिका को इंतजार करना होगा हाईकोर्ट के फैसले का कि आखिर किसको इजाजत मिलती है दशहरा मैदान में रैली करने की। और जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे की याचिका पर अभी सुनवाई चल रही है, इंतजार करेंगे, आपको बताएंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई के शिवाजी मैदान में उद्धव गुट को दशहरे पर बड़ी रैली करने की इजाजत मिल गई है। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली अब शिवसेना की होगी, उद्धव गुट की होगी। आज मुंबई के हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही थी। हाईकोर्ट ने शिंदे गुट की याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था। उद्धव गुट की तरफ से याचिका की मंजूरी के लिए दशहरे मैदान में रैली की मंजूरी के लिए याचिका दाखिल की गई थी। अब उद्धव गुट को बॉम्बे के शिवाजी मैदान में दशहरा रैली की इजाजत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर मुंबई से यह बड़ी खबर। हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही थी। उद्धव ठाकरे ने बाकायदा इसकी इजाजत के लिए मुंबई हाईकोर्ट का रुख किया था। अब इसकी इजाजत हाईकोर्ट ने दे दी है। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। किन आधार पर इजाजत दी गई मुंबई के हाईकोर्ट ने, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात लगातार बीएमसी और मुंबई पुलिस कह रही थी। विकास, बहुत बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे गुट के लिए आखिरकार इजाजत मिल गई है। शिवाजी पार्क में जो पारंपरिक दशहरा रैली होती थी शिवसेना की, वो अब इस बार भी होगी। उद्धव ठाकरे ही उसको संबोधित करेंगे। एकनाथ शिंदे गुट के लिए बड़ा झटका है। शिंदे गुट की याचिका को खारिज कर दिया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह हैं, जो कि अदालत में ही मौजूद थे। ये बताइए मृत्युंजय, किस आधार पर उद्धव ठाकरे को इजाजत मिली है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आधार तो ये रहा कि शिवसेना का इतिहास 1966 से जब से पार्टी की स्थापना हुई है तब से शिवाजी पार्क में शिवसेना इस दशहरा रैली का आयोजन करती रही है। सिर्फ कोविड काल के 2 साल में इसका आयोजन नहीं हुआ था। ये एक बहुत मजबूत पक्ष था, क्योंकि इसके अलावा कोई और एक बहुत विरोध का कोई बड़ा कारण नहीं था। एक ही विरोध जो कारण बताया गया वो था लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। ऐसे पर यह कहा गया कि पूरा इतिहास उठाकर देखें तो कभी कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ऐसे पर ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना पुलिस का काम है, और ऐसे पर सिर्फ इस बात के लिए नकारा नहीं जा सकता इजाजत। दूसरी जो बड़ी बात है कि महाराष्ट्र सरकार का एक जीआर है। उस जीआर में शिवाजी पार्क में साल के 365 दिन में 45 दिन ऐसे हैं जिसमें अलग अलग सांस्कृतिक, राजकीय या अन्य कार्यक्रम हो सकते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया। इसी प्रकार से 7वें नंबर पर शिवसेना की दशहरा रैली का भी उल्लेख है। इसी को बड़ा ग्राउंड बनाते हुए कि खुद महाराष्ट्र सरकार का जीआर ये कहता है कि शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत दी जाए, तो इसी आधार को मानते हुए हाईकोर्ट ने एक बड़ी खबर, बड़ी राहत दी है उद्धव ठाकरे को। यानी शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन होगा। 4 तारीख से 7 तारीख तक की इजाजत दी गई है। मृत्युंजय, इसमें बीएमसी को भी फटकार लगाई है अदालत ने, जो और ये कहा है कि मूल सवाल यहाँ पैदा हो रहा है। अब एक तरह से जो लड़ाई चल रही है शिवसेना के दोनों गुटों के बीच, शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच, अब उसमें इसके बाद एक तरह से बल मिलेगा उद्धव गुट को। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से वो 26 अगस्त को की गई थी, और 4 दिन बाद 30 अगस्त को एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से याचिका की गई थी। दोनों ही ने याचिका अगस्त महीने में की। तो पहले तो फटकार ये लगाई गई कि जब अगस्त महीने में याचिका की गई थी तो आपने इतने समय तक इजाजत के लिए क्यों लटका कर रखा, इजाजत क्यों नहीं दी। दूसरी तरफ ये कहा गया कि इसका कोई ग्राउंड क्या है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, आपने पुलिस की कोई रिपोर्ट आपने देखी और उसको आपने बनाकर इसे रिजेक्ट कर दिया, तो आपकी कहीं ना कहीं मंशा नहीं थी कि इजाजत देनी ही है। इसको लेकर बीएमसी ने फटकार लगाया कि आपने उसका दुरुपयोग किया। और ऑर्डर देते वक्त अदालत ने यह भी साफ किया कि जो हमारा आदेश है इससे कोई, इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि असली शिवसेना कौन सी है, असली शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली है या एकनाथ शिंदे वाली है। निश्चित तौर पर सदा सरवणकर जो है, जो कि दादर से शिवसेना के विधायक हैं, एकनाथ शिंदे गुट के समर्थक हैं, तो उनकी यही याचिका थी, इंटरवीन याचिका थी। उनकी याचिका यही थी कि शिवसेना के हम भी हैं, हम भी जब से 1966 से इसका आयोजन हो रहा है तो वो शिवसेना तो हम भी हैं, तो हमारे बिना रहते ये आवेदन किया गया है, तो हम आवेदन करते हमें इजाजत दी जाए। तो जब ये विषय आया था तो यहाँ पर कोर्ट ने एकदम क्लियर किया हुआ है कि ये असली नकली शिवसेना, मूल शिवसेना, इसका विषय यहाँ पर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, वहां सुनवाई चल रही है, ये कोर्ट इसको नहीं देख रहा है। और इसी को आधार बनाकर कि सदा सरवणकर की एक याचिका से एक पार्टी का कार्यक्रम जो 1966 से लगातार चलते आ रहा है उसको नकारा नहीं जा सकता, और इसीलिए सदा सरवणकर की जो इंटरवीन याचिका थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया और साफ साफ कहा कि असली नकली शिवसेना, मूल शिवसेना, किसकी शिवसेना, किसका सिंबल, ये हमारा इस वक्त इस कोर्ट का काम नहीं है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कुल मिलाकर विकास, इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे गुट की जीत हुई है, एकनाथ शिंदे गुट की हार हुई है। और
21 जून से लगातार जो शिंदे गुट एक एक करके ठाकरे गुट को झटका दे रहा था, विधायकों को पहले साथ लिया, फिर सांसदों को साथ में लिया, इसके बाद में तमाम अलग अलग शहरों के जो पार्षद थे उनको साथ में लिया, तो झटके पर झटका जो उद्धव ठाकरे गुट को लग रहा था, उसके बाद ये पहला झटका लगा है शिंदे गुट को, और ये झटका अदालत की तरफ से लगा है जहां पर कि शिंदे गुट की हार हुई है। मैं आपको बता दूं कि दशहरा रैली जो है शिवसेना की एक पहचान बन गई है, शिवसेना की परंपरा है, और दोनों ही गुट दशहरा रैली को कब्जाना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि असली शिवसेना हम ही हैं और इसलिए हम ही दशहरा रैली करेंगे, और इस वजह से ये लड़ाई जो है अदालत के दरवाजे तक पहुंच गई थी। लेकिन अदालत में आपने सुना, हमारे सहयोगी मृत्युंजय ने बताया कि क्या कुछ हुआ, ये बताइए कि एक बार वापस से कि जो एकनाथ शिंदे गुट की दलील वो क्या थी। देखिए, एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से सदा सरवटकर ने याचिका की थी, उनकी याचिका थी इंटरवीन याचिका। उनकी इंटरवीन याचिका ये थी कि ये अनिल देसाई जो कि पार्टी के सचिव हैं, उनकी तरफ से आवेदन किया गया कि हमें शिवाजी पार्क दिया जाए, हम ठाकरे गुट के हैं, उद्धव ठाकरे गुट के हैं, तो उन्होंने याचिका की थी कि हमें इजाजत दिया जाए, हम शिवाजी पार्क में रैली करना चाहते हैं। तो सदा सरवटकर जो कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं, उन्होंने ये इंटरवीन याचिका की, ये कहते हुए कि शिवसैनिक तो हम भी हैं, इतने वर्षों से जो दशहरा रैली का आयोजन होता था उसमें हिस्सा तो हम भी लेते थे, हमारी भी भागीदारी है, तो ऐसे पर हमें बिना बताए, हमें बिना कॉन्फिडेंस में लिए उसका हिस्सा जोड़े, ये इजाजत बीएमसी से कैसे मांग सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी तक चूंकि अनिल देसाई ने कहा था कि सदा सरवटकर को पार्टी से निकाला जा चुका है, वो पार्टी का हिस्सा नहीं है और एमएलए भी नहीं है। इस पर सदा सरवटकर ने कोर्ट में कहा कि अनिल देसाई कौन होते हैं कि ये बताने वाले कि हम पार्टी में है नहीं है, हम आज भी शिवसेना के सिंबल पर चुने हुए हैं और जिस पर ओथ लिए हुए हैं। साथ ही साथ जो मामला ये कहा जा रहा है कि वैध एमएलए या अवैध एमएलए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला है, तो इस प्रकार की दलील सदा सरवटकर के वकील ने की। तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे की दलीलों को खारिज कर दिया गया, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया, और इस कानूनी लड़ाई में जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट के गलियारे में चली उसमें ठाकरे गुट की जीत हुई है। और अब दशहरे के दिन, दशहरे की शाम को उद्धव ठाकरे हर बार के जैसे अपने कार्यकर्ताओं को, शिवसैनिकों को संबोधित करते नजर आएंगे। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका, बड़ी जीत उद्धव गुट के लिए, एक तरह से ये जो आधार बनेगा आगे चुनाव आयोग में भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे कि हम ही असली शिवसेना है? देखिए, हमें कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम असली शिवसेना है। आज हाईकोर्ट ने बकायदा सदा सरवटकर के पिटीशन को खारिज करते हुए कहा इनके पास कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है कि इस तरीके का आर्ग्यूमेंट हाईकोर्ट में पेश करें। उनकी पिटीशन को रिजेक्ट किया है और क्लियरली यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी जो होगी कंप्लीट वो होगी सुप्रीम कोर्ट में। जब इनकी याचिकाओं को खारिज होगा, ये सब सस्पेंड होंगे और इन सबको वापस महाराष्ट्र की जनता के सामने अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। तो हम आभारी हैं हाईकोर्ट के, उन्होंने सत्य को महत्व देकर सत्य को विजय किया है। और ये सारे झूठी बातें, ये झूठे हिंदुत्ववादी, ये झूठे राष्ट्रवादी जो बनते हैं, इनके मुंह पे कस के तमाचा जड़ा है। जी, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, जब कोर्ट ने ये साफ कर दिया है अपने ऑर्डर देते वक्त, इसका असली शिवसेना किसका दावा शिवसेना पर, उद्धव गुट का या शिंदे गुट का, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जो आधार बनाया गया कि शिवसेना जो रैली करती आ रही है वो जरूर करते रहिए। देखिए, उन्होंने आधार ये बनाया कि दशकों से कौन सी पार्टी शिवसेना रैली करती आ रही है। उन्होंने किसकी खारिज की है? जो कहते हैं कि वो असली शिव सैनिक हैं। ये जो बगावती लोग हैं जिन्होंने पैसे खाकर पार्टी के साथ गद्दारी की है, उनकी याचिका को खारिज किया है। इसको आप महत्व नहीं देंगे, ये बहुत आपकी भूल होगी, ये मीडिया की भूल होगी, ये मीडिया का नैरेटिव की भूल होगी। हम फिर से दोहराएंगे, ये दशकों से शिवसेना इस रैली को करती आई है, शिवतीर्थ पे करती आई है और आज उसका स्टैंप ऑफ अप्रूवल हाई कोर्ट से मिला है। बल्कि ये तक बताया गया है कि बीएमसी का जो डिसीजन है बहुत ही गलत था और आज ये सारे ढोंगियों को सही पाठ हाईकोर्ट से मिला है। अब तो मुझे लगता है दीपक केसरकर सलाइन ड्रिप पूरी कैबिनेट को लगाएंगे, अभी तक मुख्यमंत्री को लग रही थी। जी, तो प्रियंका चतुर्वेदी, अब इस पूरे दशहरा रैली में क्या इस बात का भी जिक्र होगा कि किस तरह से शिवसेना को तोड़ा गया उद्धव ठाकरे की तरफ से? ये एक तरह से पूरे काडर को जो एड्रेस होगा दशहरा रैली पर, उन पर फोकस एरिया यही बनने वाला है कि शिंदे गुट जो है वो असली शिवसेना नहीं है? इन फेक लोगों के ऊपर हमारा दशहरा रैली नहीं निर्धारित होगा। हम अपना हिंदुत्ववादी सोच, हमारी राष्ट्रवादी सोच को आगे लेकर, महाराष्ट्र की सोच आगे बढ़ाकर
हमेशा हमारे पक्ष प्रमुख चाहे बाला साहेब ठाकरे जी रहे हों, चाहे उद्धव साहेब ठाकरे जी रहे हों, उन्होंने इस दशहरा रैली के माध्यम से किया है। और मैं तो उत्सुक हूं कि हर टेलीविजन चैनल उसको उस दिन कवर करेगा और इन ढोंगियों की सही जो इनका चेहरा है देश के सामने रखे। जी, लेकिन एक जो बड़ी बात कही गई थी बीएमसी की तरफ से और लोकल पुलिस की तरफ से कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर पैदा हो सकती है, तो ऐसे हालात अगर बनते हैं तो क्या शिवसेना की तरफ से, उद्धव गुट की तरफ से ये रैली टालने का पर भी विचार किया जा सकता है? बिल्कुल भी कोई विचार नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पूरी बरकरार रहेगी। 7 दशकों से ये रैली होती आई हैं, कभी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब नहीं हुई है। ये जो इनडायरेक्टली धमकी देने की कोशिश की जा रही थी एकनाथ शिंदे के गुट से, उसको भी हमने आज कोर्ट में उजागर किया है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की जिम्मेदारी इस सरकार की है और इनको लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी उनकी रहेगी। ये वही सदा सरवनकर जी हैं जिन्होंने बाकायदा गन निकालकर फायरिंग पुलिस स्टेशन में की थी। ये सब गुंडे हैं, पैसे खाकर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। ये सब उजागर होगा 5 अक्टूबर को दशहरा रैली। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, शिवसेना की राज्यसभा सांसद। इनका कहना है कि जो दशहरा मैदान की रैली है वो होके रहेगी, अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी भी हालात में नहीं पैदा होगी। और उन्होंने इस बात के लिए भी आश्वस्त किया कि जो शिंदे गुट का दावा था वो हाई कोर्ट में जब खारिज हुआ है तो ये एक बड़ा आधार चुनाव आयोग में भी वो बना सकते हैं। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र दीक्षित, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ शिंदे गुट हायर कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकता है? देखिए, ये विकल्प बिल्कुल शिंदे गुट के सामने है, क्योंकि ये एक तरह से जो है ऑनर की भी बात है। एक तो कानूनी तौर पर तो झटका लगा ही है, लेकिन आगे जाकर जैसे कि संकेत मिल रहे हैं कि शिवसेना इस बात को बॉम्बे हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के आधार पर यह भी दावा कर सकती है कि असली शिवसेना हम ही हैं। जो पारंपरिक दशहरा रैली जो शिवाजी पार्क में आयोजित होते हुए आई है वो हम ही ने की है। तो ठाकरे गुट की तरफ से ये दावा किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि दशहरे में अभी 12-13 दिनों का समय बचा हुआ है और ऐसे में शिंदे गुट के पास में वक्त है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, लेकिन अभी तक हमारे पास में शिंदे गुट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। मेरे साथ सहयोगी मृत्युंजय सिंह हैं। क्या आपकी किसी से बात हुई कि शिंदे गुट अब इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा? देखिए, मैंने मैसेज के जरिए कुछ लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जो शिंदे गुट के विधायक हैं, तो अधिकतर लोगों ने कहा कि ऊपर से क्या कहा जाता है। दीक्षित, आपको बीच में रोकेंगे। दीपक केसरकर शिंदे गुट के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। अब एक बड़ा सवाल ये है, आपको जबरदस्त मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से हार का मुंह देखना पड़ा है। दशहरा मैदान पर उद्धव गुट को रैली करने की इजाजत दे दी गई है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ? दीपक केसरकर को हमारी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। कोशिश करेंगे इस तकनीकी खामी को दूर करके और फिर उनसे इस पर प्रतिक्रिया लेने की, क्योंकि लगातार जो कोशिश की जा रही थी शिंदे गुट की तरफ से वो ये की जा रही थी कि उनको शिवाजी पार्क में, जो मशहूर शिवाजी पार्क है मुंबई का, उसके दशहरा रैली की इजाज़त उनको मिल जाए। हाईकोर्ट से उनको झटका लगा, हाईकोर्ट ने उनको रैली करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही उद्धव गुट को बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाज़त दे दी। शिवसेना कौन है असली, कौन है नकली, इस पर लेकर लगातार जो है वो विवाद चल रहा था। चुनाव आयोग में भी इस पर लगातार जो है चुनाव आयोग में भी सुनवाई चल रही है। सीधे चलते नाना पटोले, कांग्रेस के अध्यक्ष, क्या कह रहे हैं, सुन लिया है। और राज्य में इस तरह का कायदा सुव्यवस्था बिगड़ने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। उसके आधार पर राज्य सरकार और महानगर पालिका दोनों को भी आज हाईकोर्ट ने एक उनको समझाया है कि आपका ये इस तरह का अधिकार नहीं होता है। और इसलिए जो निर्णय आज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है, महानगर पालिका को दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्टामध्ये ही तुम्हाला अपेक्षा की अशाच पद्धतीचा न्याय सुप्रीम कोर्टात सुद्धा होईल, जेणेकरून ज्या पद्धतीने तो
बड़ी खबर जो इस वक्त की एबीपी न्यूज़ पर वो ये है कि उद्धव गुट को मुंबई के शिवाजी मैदान में रैली करने की, दशहरा रैली करने की इजाजत मिल गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।